आपका स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते यूपी में, जहां ना सिर्फ आपको जानकारी और सूचना पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, बल्कि आपका मनोरंजन करना हमारी जिम्मेदारी है। और आज नववर्ष शुरू हो गया है, 2019 शुरू हो गया है, 2 तारीख है और नमस्ते यूपी की पूरी टीम की तरफ से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नया साल और कितनी नई जानकारी लेके आया है, उसकी शुरुआत करेंगे, आज का सफर शुरू करेंगे, जानेंगे। चलिए चलते हैं, जानते हैं चिंतन। दोस्तों, आज का विचार है बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जी हाँ दोस्तों, जब हम अपनी कमान अपने हाथ में ले लेते हैं तो हम खुद ही अपनी कामयाबी का एक उदाहरण बन जाते हैं। और जब हम मजबूरियों को कोसना शुरू करते हैं तो हमारे पास कोसने के लिए ढेर सारे कारण होते हैं, लेकिन सफलता नहीं होती। और इन्हीं विचार को अगर हम समझ लेंगे, अपना लेंगे, तो आज के किए गए कार्य कल इतिहास बन जाएंगे। और ऐसे ही कुछ इतिहास आज के दिन को बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। क्या हैं वो बातें? चलिए चलते हैं, जानते हैं। दोस्तों, आज ही के दिन 1757 ईस्वी में ब्रिटिश सैनिकों ने भारत के कलकत्ता शहर पर कब्जा कर लिया था। और इस प्रकार ब्रिटिश शासन का किस प्रकार हमारे देश में शुरुआत हुई और उस वक्त पे जो अपने चरम पे था, ये वो समय था। और उसके बाद हमारे स्वतंत्रता की जो कहानी शुरू हुई थी, वो सब हम जानते हैं, हम उससे अवगत हैं। और दोस्तों, आज ही के दिन सन 1939 में 1839 में फ्रांसीसी छायाकार लुई डगुरे ने पहली बार चांद का चित्र खींचा था। और इसी प्रकार हमें हमारे पृथ्वी की अलग अलग जो हमारे प्लैनेट्स हैं और नक्षत्र हैं और पूरा विश्व का जो एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है, हम उससे धीरे धीरे अवगत हुए, उसके बारे में हमें जानकारी मिली। अपने विश्व को, अपनी पृथ्वी को और सही तरीके से जानने की इस समय में शुरुआत हो रही थी। और इसी के साथ दोस्तों, आज ही के दिन सन 1947 में महात्मा गांधी जी ने पूर्व बंगाल में शांति के लिए मार्च की शुरुआत की। और यही एक कारण था जिसकी वजह से जो है हमारा देश राष्ट्रीयता की भावना से जुड़ा। हमारे देश में जो एकता है और आज जिस प्रकार हमारा देश कार्य कर रहा है, उसी की जो आधारशिला है, ये पिछले समय में रखी गई थी दोस्तों। और आज ही के दिन सन 1962 में हिंदी फिल्म जगत के कलाकार सदाशिव अमरापुरकर का जन्म हुआ। ये भारतीय सिनेमा के एक बहुत बड़े कलाकार रहे और उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन बहुत समय तक हम लोगों को प्रस्तुत किया है, देखा है। ये बहुत बड़े उदाहरण रहे हैं। ये कुछ खास बातें थी उन लोगों के बारे में जिनकी वजह से ये दिन खास बना, ये समय खास बना। और इसी के साथ, जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी होती है कि कुछ ना कुछ नई रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाए और आपको जागरूक करे। तो इसी प्रकार आज का क्या मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, कौन सा ऐसा विषय है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे? चलिए चलते हैं, जानते हैं।
जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा विषय है कुंभ दर्शन प्रयागराज, जिसके ऊपर हम चर्चा विचार विमर्श करने वाले हैं। थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि आखिरकार किस प्रकार कुंभ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कौन सी ऐसी रोचक बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए कुंभ के बारे में। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे हमारे एक्सपर्ट, जिनसे हम चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। और आपके पास अगर कोई प्रश्न है पूछने के लिए जिसके उत्तर आपको चाहिए, तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव फोन इन प्रोग्राम है, तो अपने प्रश्न पूछने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर इस प्रकार है 052222888698, 052222055756। और आज चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि निदेशक है अयोध्या शोध संस्थान संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश से। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विपिन पांडे जी, जो कि विशेषज्ञ हैं ज्योतिर्विज्ञान विभाग लखनऊ यूनिवर्सिटी से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और साथ ही में हमारे स्टूडियो में मौजूद है अदिति, जो कि गायिका है। अदिति, आपका भी स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और जैसा कि सर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, विचार विमर्श करने वाले हैं कुंभ दर्शन प्रयागराज, ये दो शब्द है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कुंभ दर्शन क्या है, ये इस शब्द का मतलब क्या है? देखिए, शाब्दिक अर्थ अगर आप कुंभ का लेंगे तो कुंभ का मतलब है घड़ा जी, कलश। और ज्योतिष में भी कुंभ राशि का जो चिन्ह है वो कलश के रूप में है जी। कबीर ने भी लिखा हुआ है कि वो फूटा कुंभ जल जल ही समाना। तो इसको दार्शनिकों ने और सांस्कृतिक लोगों ने कुंभ का एक बहुत विशाल अर्थ के रूप में प्रयोग किया है। और हमारा ये हमको एक बड़ा संयोग है कि प्रयागराज में कुंभ लगता है। 4 स्थानों में क्रम से ये कुंभ ज्योतिष के आधार पर, राशियों के आधार पर। और हम आपके इसके माध्यम से प्रदेशवासियों को भी बधाई देना चाहेंगे नव वर्ष के साथ ही जी, कि यूनेस्को ने इस कुंभ को विश्व की विरासत घोषित किया है जी। ये बहुत बड़ी बात है, हेरिटेज में शामिल किया है। जी हाँ जी। तो कुंभ का महत्व उसी से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर प्रामाणिक रूप में ये 10,000 साल पुराना से अभिलेख मिलने शुरू होते हैं। और फिर ह्वेनसांग जब आए थे हर्षवर्धन के समय, तब से उसका एक पक्का इतिहास, एक ढांचा मिलता है कैसे होता था। फिर इसमें जो आश्चर्यचकित है पूरी दुनिया, जो कुंभ का जो महत्व है कि निमंत्रण पत्र किसी को नहीं भेजा जाता, और इसके बाद भी करोड़ों लोग नियत समय पर, नियत स्थान पर कैसे इकट्ठा होते हैं, ये दुनिया के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है। और चूंकि हमारे उत्तर प्रदेश में है इलाहाबाद, प्रयागराज, तो हमारे लिए तो और भी बड़े गर्व की बात है। बिल्कुल। विपिन सर, प्रयागराज का कुंभ से किस प्रकार से एक संबंध है, एक जोड़ है? और प्रयागराज अपने आप में भी एक बहुत अद्भुत जगह मानी जाती है, उसका अपना खुद का एक बहुत बड़ा इतिहास है। किस प्रकार हम इसे कुंभ के साथ जोड़े, महत्व क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? प्रयाग शब्द जो है प्र और याग से बना है। प्र का मतलब प्रकृष्ट है, याग का मतलब यज्ञ। तो प्राचीन काल में ही जहाँ बहुत अधिक यज्ञ होते रहे हैं, वही स्थान प्रयाग कहा जाता है जी। तो यह प्राचीन काल से ही वहाँ बहुत सारे यज्ञ हुए, ऋषियों ने सारे बैठ करके यज्ञ किए। जो कुंभ के संदर्भ में, जहाँ तक कुंभ से इसका संबंध है, कुंभ पृथ्वी पर 4 जगह पे मनाया जाता है। हरिद्वार है, प्रयाग है, नासिक है और उज्जैन है। ये कहा जाता है कि जो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। अब समुद्र मंथन में एक तरफ देवता थे, दूसरे तरफ असुर थे। दोनों नाग बासुकी का वो बनाया गया था, मथानी बनाई गई, रस्सी बनाई गई थी, उससे कच्छप के ऊपर वो किया गया था। यह जो मंथन है, यह भी चिंतन का प्रतीक है, पर्याय है। 2 तरीके की विचारधाराओं ने बैठ के चिंतन किया था। एक सेमिनार की थी, उससे कुछ चीजें निकली थी। तो 14 रत्न निकले थे, उसमें से एक अमृत कलश निकला था, देव धन्वंतरी जी लेके निकले थे। और वह कलश बाद में फिर उसको लेकर के जयंत इंद्र के पुत्र लेके चले और उनके पीछे देवता और असुर दौड़े। वह जो अमृत कलश का जो बूंदें थी, वो 12 स्थानों पे वो उसकी छलकी थी थोड़ा थोड़ा। पृथ्वी पे 4 स्थानों पे, कुछ 4 स्थानों पे स्वर्गलोक में, 4 स्थान पाताल लोक पे। पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्गलोक,
तीनों जगह वो भागते गए और तीनों में से चार स्थानों पे गिरी। तो वस्तुतः कुंभ 12 स्थानों पे होता है, लेकिन चूंकि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों को 4 स्थान का ही पता चलता है। तो प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन 4 स्थानों पे कुंभ मनाया जाता है। और सर इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी मैं आपसे लूंगी। एक कॉलर जुड़े हैं, पहले उनका प्रश्न ले लेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्ते यूपी में। अपना प्रश्न पूछ सकते हैं नंद स्वरूप जी। मेला में जाते हैं तो हमें वहाँ पे किस स्थान से जाना चाहिए, कहाँ पे अपना सामान रखना चाहिए, किस हिसाब से पूजा अर्चना करना चाहिए कि जैसे हमें प्रयागराज का आनंद मिल सके। जी बिल्कुल बिल्कुल नंद स्वरूप जी, सर क्या किस प्रकार ध्यान रखें योगेंद्र सर? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक प्रश्न पूछा इस संदर्भ में कि कुंभ की व्यवस्थाओं में। इस बार कुंभ की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बहुत विस्तृत स्तर पर की जा रही है। आपको वेबसाइट के माध्यम से और प्रचार के अन्य माध्यमों से ये सारी जानकारियां उपलब्ध होंगी। पिछला जो महाकुंभ हुआ था वो 20 एकड़ में था, अभी 20 किलोमीटर एरिया में, और अभी हम लोग 45 किलोमीटर के एरिया में कुंभ का कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसमें सारा जो मतलब एक 20,000 रुपये के रोज के टेंटेड से लेकर के सामान्य लोगों के रहने तक की पूरी व्यवस्था है। आवागमन के लिए पूरा है। आप नेट पे जाइए और जितने भी आधुनिक संसाधन हैं उसमें जाइए, आपको रुकने का, आवागमन के और कार्यक्रमों का पूरी विस्तृत जानकारी उसमें राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। वेल मैनेज, वेल सिंक्रोनाइज तरीके से इसका आयोजन किया गया। जी सर, हम अपनी चर्चा को आगे लेके चलेंगे। जिस प्रकार आप बता रहे थे कि हालांकि वो 12 जगह मनाया जाता है, लेकिन क्योंकि हम पृथ्वी पे रहते हैं तो हमारे यहाँ वो 4 जगह हुआ। जी, अलग अलग ग्रही स्थितियों के आधार, जैसे कुंभ शब्द जो है वो कलश का प्रतीक है। यह कलश जो होता है व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो कलश में थोड़ा जल भरा होता है, कुंभ में उसमें थोड़ा पृथ्वी मिट्टी का भी तत्व होता है, उसमें थोड़ा वायु तत्व भी होता है, जगह खाली रहती है, थोड़ा आकाश तत्व भी होता है। तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, यह पांचों, उसके ऊपर एक दिया जलाते हैं, वो अग्नि तत्व का प्रतीक है। तो कुंभ का जो वो है पंच तत्व, सारी सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। पृथ्वी, हमारा मानव शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। वही 5 तत्व उस कलश में होते हैं कुंभ में। इसीलिए हमारे ऋषियों ने यह जो मेला है, जो दुनिया का सबसे बड़ा समूह जिसमें इकट्ठा होता है, इसीलिए संभवतः उसको कुंभ नाम दिया। वस्तुतः ये जो कुंभ है, जो कुंभ मेला है हमारा प्रयागराज का, यह एक खास ग्रही स्थिति पे जब माघ महीना होता है, माघ महीने में सूर्य मकर राशि में जिस दिन प्रवेश होता है, जैसे इस बार 14 तारीख को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, बृहस्पति वृष राशि में रहेगा। तो बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, इनकी खास स्थितियों के आधार पर ही यह निर्धारित किया जाता है। और इसके 6 वर्षों बाद कुंभ आता है, उसमें सूर्य मकर राशि में ही रहता है। अब तुलसीदास जी ने इसके लिए बड़ी सुंदर वो कही है कि माघ मकर रवि गति जब होई, तीर्थपति ही आओ सब कोई। कि तीर्थपति में जब माघ महीने में मकर में सूर्य जाते हैं तो उस समय तीर्थपति में सब आते हैं, प्रयागराज में सब आते हैं। प्रयाग के साथ राज शब्द जोड़ा गया है, इसलिए कि प्रयाग जो है, तीर्थ तो बहुत हैं पूरे भारत में। किसी पुराण में तो लिखा गया 80,000 तीर्थ हैं, किसी पुराण में 4 करोड़ तीर्थ का वर्णन है। लेकिन जो प्रयाग है ये सारे तीर्थों का राजा है। सारे तीर्थों में सर्वोच्च स्थान प्रयाग को प्राप्त है। प्राचीन काल से वहां बहुत सारे यज्ञ भी होते रहे, इसलिए उसका जो वैल्यू है, एसेंस है, वो बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल जी, यही बात है। और यह सबसे बड़ा वो है कि बेस्ट, जैसे साधना अकेले की जाती है जी। जब बहुत सारे लोग साधना करने एक साथ आए, एक स्थान पे आए, तो वहां का एक अलग वायुमंडल बनता है, एक अलग वाइब्रेशन बनता है। इसीलिए यह जो प्रयाग है, इसमें अब पिछले कुंभ में 8 करोड़ लोग आए थे, इस बार 14 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। तो 14 करोड़ लोग एक ही भावना से कि हम चलेंगे, वहां नदी तट पे बैठ के साधना करेंगे। और इतने लोग जब एक साथ साधना करेंगे तो एक वायुमंडल क्रिएट होता है, और वह वायुमंडल जो है वही एकाग्रता करता है, वही कल्पवास की ओर प्रवृत्त करता है।
तो यह कल्पवास की जो प्रवृत्ति है, 1 महीने तक लोग जाते हैं, उसमें कल्पवास करते हैं। कल्पवास क्या होता है सर? कल्पवास तीर्थ स्थान पे, इन चारों जो प्रयाग है, हरिद्वार है, नासिक है, उज्जैन है, वहां जाकर के 1 महीने तक रह करके प्रातःकाल गंगा जी में स्नान करना, उसके बाद आकर के अपने मंत्र का जप करना, फिर दिन भर त्याग में जीवन व्यतीत करना, संयमित जीवन व्यतीत करना, फिर सायंकाल फिर जाके गंगा जी में स्नान करना। लाइफस्टाइल वहां पे रह के हमें जीना और 1 महीने तक पूरा, उसी को कल्पवास कहा जाता है। कल्प शब्द में सा जुड़ा तो संकल्प हो गया, और कल्प में वी जुड़ा तो विकल्प हो गया। संकल्प जो होता है, ये जितने साधक आते हैं 8 करोड़, वह संकल्प लेके आते हैं कि हम लोग यहाँ बैठ के साधना करेंगे। और जो विकल्प लेके जाते हैं, जैसे तमाम सारे व्यापारिक कंपनियां जाती हैं, व्यवसाय करने जाती हैं, वो सब अपना विकल्प लेके जाती हैं कुंभ मेले में। तमाम सारे लोग जिज्ञासावश जाते हैं, सीखने जाते हैं, समझने जाते हैं। मीडिया चैनल जाते हैं, वो सब दुनिया को दिखाने जाते हैं जी। यह प्रयाग वो जगह है जहां जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है जी। तो धर्म की प्राप्ति के लिए तो लोग पूजा पाठ करने जाते ही हैं। अर्थ की प्राप्ति के लिए चूंकि इतने बड़े संख्या में लोग होते हैं तो व्यापारी भी जाते हैं। लेकिन ये एक जगह है जहाँ पे हम अलग अलग उद्देश्य को लेके जाते हैं, ताकि हमें शायद हमारे मन में जो प्रश्न है उसके कुछ जवाब मिले। बिल्कुल ठीक जी। वही बात। आदिति, आप गायिका हैं और बहुत प्यारा गाती होंगी आप, हमें बिल्कुल इस चीज की उम्मीद है, हम जानते हैं ये चीज। किस प्रकार आपको ये प्रेरणा मिली कि आपको गाना गाना चाहिए? एक्चुअली मैं बचपन से ही बहुत शौकीन थी गाने की, मुझे बचपन से ही बहुत शौक था गाने का। बट मतलब मेरे गुरुजी मुझे मिले, मैं मतलब 1st या 2nd क्लास में होंगी, जब उन्होंने मुझे सुना और फिर उन्होंने मतलब ऐसे ही मुझे क्लासिकल मतलब सिखाया। तो उन्होंने मेरे अंदर वो देखा, कैलिबर देखा कि मैं उस लेवल का मतलब मैं सीख सकती हूँ। तो तब से मेरे अंदर ये आ गया कि मुझे क्लासिकल सीखना है और म्यूजिक में आगे बढ़ना है। अरे वाह, तो आज क्या प्रस्तुत करने वाली हैं? आज मैं भजन गाना चाहती हूँ। बहुत खूब, शुरू करिए। ओम श्री गणेशाय रिद्धि सिद्धि सहिताय नमः। ओम सत्यं शिवं सुंदरं शिवानी सहिताय नमः। पितृमातर नमः। पूज्य गुरुवर नमः। राजा गुरुजन प्रजा सर्वे सादरा नमः। वीणा वादिनी शारदे रखो हमारा ध्यान। सम्यक वाणी शुद्ध स्वर हमको करो प्रदान। हम कथा सुनाते राम सकल गुण ग्राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण ग्राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। राम भद्र के सभी वंशधर वचन परायण धर्म धुरंधर कहीं उनकी कथाएं भूमि अयोध्या धाम की। जही जन्म भूमि है पुरुषोत्तम गुण ग्राम की। यही जन्म भूमि है पुरुषोत्तम गुण ग्राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि आई। मध्य दिवस में राम को लाई। बनकर कौशल
प्रकट भये हरि परम कृपाला, राम के संग जो भ्राता आए, लखन भरत शत्रुघ्न कहाए, गुरु वशिष्ठ से चारों भाई, अल्पकाल विद्या सब पाए, मुनिवर विश्वामित्र पधारे, मांगे दशरथ के दृघ तारे, बोले राम लखन ने दिया है हमारे काम। वाह, बहुत खूब। कितनी मिठास है आपके वाणी में, और उस मिठास से जिस प्रकार आपने ये पूरी एक क्रोनोलॉजी समझाई, सुन के आप कानों को और मन को बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। और शायद आप लोग भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। एकदम बहुत सुंदर राम कथा, शांति मन को मिली। बहुत खूब अदिति, बहुत खूब। और इसी के साथ हमें समझ आता है कि जिस प्रकार हम कुंभ की बात कर रहे हैं, ये हमारे युवा हैं जो आज भी इस चीज को आगे लेके चल रहे हैं। और शायद यही भारत संस्कृति का तरीका है कि चाहे हम कितना भी तकनीक से जुड़ जाएं, लेकिन जो हमारा एक क्रोनोलॉजी है वो तो साथ ही निरंतर चलता रहेगा। और ऐसे में सर, जो अगला प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि आज के समय पे, जैसे पहले कुंभ अगर होता होगा तो उस प्रकार के प्रशासन या राजा महाराजा अपने लेवल पे कुछ करते होंगे, लेकिन आज राज्य सरकार है, हम लोकतंत्र समय में हैं, जहां बता रहे कि किस प्रकार हमने एक तकनीकों की मदद से एक वेल स्ट्रक्चर चीजें प्लान की हैं। तो किस प्रकार की हमें चुनौतियां भी देखनी पड़ती हैं जब हम इस तरीके की बड़ी प्लानिंग करते हैं? कुंभ मेले के आयोजन के लिए प्रशासनिक रूप से हाँ, चुनौतियां तो बहुत हैं। इसे सबसे बड़ी चुनौती हमारे साथ ये है कि कैसे हम लोगों को जो आएंगे उनके साथ हम एक अच्छी व्यवस्था दें जी। क्योंकि जो हम लोगों की बैठकें हो रही हैं उच्च स्तर पर, उसमें एक सबसे बड़ी एक बात ये आ रही है कि आजकल धार्मिक स्थानों में जाने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। तो अगर आप पिछले सालों से भी देखें जिन भी स्थानों में, तो 10-20% संख्या बढ़ती है। यहाँ हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले साल से 50% की संख्या बढ़ सकती है। लोगों का आकर्षण इतना बन रहा है। तो एक सबसे बड़ी चुनौती है कि सुरक्षित उनको ले आना और फिर उनको सुरक्षित पहुंचाना, सिक्योरिटी एक बड़ी। फिर इसमें एक और सबसे बड़ी बात है कि भाषा, संस्कृति, देश सब भिन्न है। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जिनकी भाषा हम नहीं जानते, जो हमारे लोग नहीं जानते। ऐसे देश के लोग आएंगे। अभी प्रधानमंत्री जी के साथ जो है 192 देशों के राजदूत आए थे। तो इतना बड़ा एक्सपोजर यहाँ हो रहा है। तो हम लोग के साथ चुनौती है, एक सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी है स्वच्छता की, कि साफ सफाई हो, हाइजीनिक हो जी। तो टॉयलेट कैसे बने कि जो गंगा के साथ जी के साथ न जुड़े। तो ऐसे टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, कि जो वहां पर जो टेंट बनेंगे उसके साथ वो पानी जो निकलेगा वो एक बड़े 10,000 लीटर टैंक हर के साथ जोड़ा जा रहा है जी। हर दूसरे दिन उसकी सफाई होगी। तो चुनौतियां बहुत हैं, इसलिए हमारे यहाँ 6 महीना पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। तो सुरक्षा हमारी चुनौती है, स्वच्छता हमारी चुनौती है, और इसके बाद हमारे सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है वो किस तरह से हो। क्योंकि वहां पर जो आते हैं, सबसे बड़ी जो ये बात है कि जैसे अगर आप हम लोग सब गांव से जुड़े हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक गांव में एक साप्ताहिक बाजार लगता है। फिर आप देखिए उसके आगे थोड़ा सा कुछ और फैलता है तो 15 दिन की मंडी लगती है। फिर कहीं महीने में लगता है, फिर वार्षिक बाजार लगता है, मेला। अब ये जैसे आप देखें लखनऊ महोत्सव या ऐसे महोत्सव 1 साल में लगते हैं। ये जो है 12 साल का होने का मतलब होता है इसका फैलाव ग्लोबल है, और वो टाइम फ्रेम है वो भी ज्यादा ग्लोबल है। तो यह हिमालय से लोग आते हैं, ऋषि मुनि आ रहे हैं जो अपनी आध्यात्मिक चेतना को यहाँ बताते हैं लोगों तो उनका वो जो मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए इसका समय देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारा अभी चावल अभी हुआ है, तो चावल या ले करके वो गांव का किसान जाता है उसको बांटने के लिए कि हिस्सा सबका है, तो वो ब्राह्मण को देता है दान कि लीजिए इसके साथ। फिर वो एक सिस्टम है कृषक जीवन का जी। और उसी के साथ साथ एक ज्ञानी और दार्शनिक भी आ रहा है, तो एक्सचेंज जिस प्रकार विपिन सर ने भी कहा कि किसी की नजर ना लगे, को किसी की नजर नहीं लगेगी। मेरा प्याला
बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले इसे बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से। ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। एक्सचेंज, जिस प्रकार विपिन सर ने भी कहा कि किस प्रकार अलग अलग उद्देश्यों का एक्सचेंज के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन जगह बन गई है। और हालांकि ये विषय बहुत विशाल है, हम इस पे चर्चा अपनी जारी रखेंगे, लेकिन चर्चा और जानकारी, सूचना के साथ मनोरंजन भी अनिवार्य है। इसलिए आपके लिए प्रस्तुत है ये गीत।